हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज वीडियो में आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं। ये अपडेट CSIR यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से निकल के आ रही है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कंपनी है। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे इनकी तरफ से क्या अपडेट निकल कर रही है, इसमें कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, इसे कैसे अप्लाई करनी है, इसकी एग्जाम पैटर्न क्या होगी, इसकी सिलेबस क्या होगी, सारी डिटेल के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आज का ये अपडेट आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक भी जरूर कर दें। सबसे हम देख लेते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 अगस्त 2021, यानी कि आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी वो 28 अगस्त के सुबह के 9 बजे से स्टार्ट हो चुकी है। आज से, यानी कि आपकी आज से ये अप्लाई होनी स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट जो है इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन से वो है 27/9/2021, यानी कि 27 सितंबर 2021 तक इसकी लास्ट डेट है, 5 बजे शाम तक। ठीक है। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के बाद इसकी जो हार्ड कॉपी है वो आप 12 अक्टूबर 2021 तक इसे निकाल सकते हैं। ठीक है। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि इससे कैसे अप्लाई करनी है, इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, कितनी पोस्ट निकल के आई हुई है। पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आपकी रिक्रूटमेंट है ये ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए, यानी कि इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप इस पोस्ट के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपकी जो पहली पोस्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंट की, और सेकंड आपकी जो पोस्ट है वो टेक्नीशियन 1 की पोस्ट है। ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट की आपकी जो टोटल सीट है वो 41 है, और टेक्नीशियन की जो आपकी टोटल सीट है वो है 13। आपकी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो पेमेंट रखी गई है वो रखी गई 35,400 रुपीज़, और टेक्नीशियन के लिए आपकी 19,900 रुपीज़ रखी गई है। और टोटल इमोलमेंट्स का मतलब होता है कि आपकी जितनी भी टीए डीए HRD जितने भी अलाउंसेस सबको मिला करके आपकी टोटल सैलरी जो जाएगी वो 50,448 हो जाएगी, और टेक्नीशियन के लिए 28,216 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है। अपर एज लिमिट जो आपकी रखी गई वो आपकी काउंट की जाएगी 27 सितंबर 2021 तक आपकी एज काउंट की जाएगी। तो आपकी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 28 ईयर्स रखी गई और टेक्नीशियन के लिए भी 28 से रखी गई है। और आपको कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी, जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग होती है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं। तो हम आपको टेक्निकल पोस्ट के बारे में बात करते हैं, जो आपके डिप्लोमा और बीटेक, डिप्लोमा और ITI वालों के लिए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले जो डिप्लोमा वालों के लिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट आपकी पोस्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट आपकी पोस्ट मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट कि यहाँ एक आप देख सकते हैं 2 पोस्ट है। ये जो 2 पोस्ट है वो किस ब्रांच वालों के लिए है, तो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी ऑफ एटलीस्ट 3 इयर्स फुल टाइम ड्यूरेशन। ठीक है। यानी कि आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से या टेक्नोलॉजी से, या आपने एटलीस्ट 2 इयर्स फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ लेटरल एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्सेज, या आपने अगर लेटरल एंट्री से एडमिशन लिया यानी कि एली से आपने डिप्लोमा किया है, तो अगर आप फुल टाइम से हैं तो अब भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। या इसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई सर्टिफिकेट है या डिग्री है, और साथ में आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ये आपकी पहली पोस्ट थी वो टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वालों के लिए थी। इसकी जो टोटल सीट है वो 2 सीट है। एक सीट आपकी जो है वो OBC कैटेगरी वालों के लिए, और एक सीट जो आपकी वो जनरल से आई हुई है। ठीक है। OBC वालों के लिए जो एज लिमिट है वो 28 ईयर्स रखी गई है, सॉरी जनरल वालों के लिए जो एज लिमिट रखी गई है 28 ईयर्स रखी गई है, और OBC वालों के लिए 31 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। सेकंड हम पोस्ट बात कर लेते हैं कि किस ब्रांच वालों के लिए है। ठीक है। सेकंड आपकी पोस्ट है TA09। ठीक है। यहाँ पोस्ट कोड आप देख लीजिए 09 है। इसकी जो टोटल सीट है आपकी 6 सीट निकल गई है। एक सीट आपकी जो है वो ST कैटेगरी से है, एक आपकी सीट जो आपकी सीट है वो OBC से, और जनरल से आपकी 3 सीट निकल गई। टोटल आपकी 6 सीटें हैं। जनरल वालों के लिए 28 ईयर्स एज लिमिट रखी गई, OBC वालों के लिए 31 ईयर्स, और ST वालों के लिए 33 ईयर्स। ठीक है। इसकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है आप देख सकते हैं कि ये इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि यहाँ जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपके पास होना ही चाहिए, तब आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, अगर आपने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है और आपने डिप्लोमा 3 इयर्स का फुल टाइम किया हो, या 2 इयर्स का एली से आपने किया हो, या आपने इसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स किया हो, और साथ में आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो इस पोस्ट के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपकी पोस्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट। ये आपकी एक सीट है जो EWS वालों के लिए हुई है। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। ठीक है। अगर आपने फर्स्ट क्लास से डिप्लोमा पास किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से, चाहे वो आपने 3 इयर्स डिप्लोमा किया हो, चाहे आपने एली से 2 इयर्स डिप्लोमा किया हो, आप इस पोस्ट के अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है TA11 टेक्निकल असिस्टेंट की जो टोटल पोस्ट इसमें आपकी 7 पोस्ट है। इसमें एक पोस्ट ST वालों के लिए, एक OBC वालों के लिए, 5 जनरल वालों के लिए। ठीक है। एज लिमिट मैंने आपको पहले बता दिया है कि जनरल, OBC और ST वालों के लिए एज लिमिट में कितना रिलैक्सेशन दी गई है। इसकी जो क्वालिफिकेशन मांगी है फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी ऑफ एटलीस्ट 3 इयर्स। ठीक है। आपने फर्स्ट क्लास डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पास किया हो, 3 इयर्स का आपने अगर किया है डिप्लोमा, तब भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और आपने 2 इयर्स का एली से डिप्लोमा किया तभी आप इस पोस्ट का अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास इसके इक्विवेलेंट कोई अदर डिग्री या सर्टिफिकेट है और साथ में पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट का अप्लाई
कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की TA12। इसमें जो आपकी टोटल सीट है वो आपकी 2 सीट है, एक सीट आपकी ओबीसी से और एक सीट आपकी जनरल से है। ठीक है, इसके जो क्वालिफिकेशन मांगेंगे फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन रेफ्रिजरेशन एंड AC इंजीनियरिंग। अगर आपने रेफ्रिजरेशन या AC इंजीनियरिंग जो होती है आपके यानी कि MRAC जो ब्रांच होती है इंजीनियरिंग की, अगर आपने उससे डिप्लोमा किया 3 ईयर्स या 2 ईयर्स का और साथ में पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट। इसके लिए जो टोटल पोस्ट है आपके 2 पोस्ट है, एक ओबीसी से और एक आपकी जनरल से आई हुई है। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपके मांगे फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर्स फुल टाइम ड्यूरेशन और एटलीस्ट 2 ईयर्स फुल टाइम ड्यूरेशन। अगर आपने 3 साल के रेगुलर से आपने डिप्लोमा किया सिविल इंजीनियरिंग से फर्स्ट क्लास से, आपने 2 ईयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग से फर्स्ट क्लास से अगर आप पास आउट है और साथ में आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट TA14। ठीक है, TA14 की जो आपकी टोटल सीट है वो आपकी 2 सीट निकल के आई हुई है। ठीक है, एक सीट आपकी ओबीसी से और एक सीट आपकी जनरल से है। इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपने IT से या CS ब्रांच से आपने डिप्लोमा किया 3 ईयर्स का, फर्स्ट क्लास से आप अगर पास आउट है, या आपने LE से डिप्लोमा किया कंप्यूटर साइंस से IT से और आप फर्स्ट क्लास डिवीजन से पास है और पास में आपके 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है टेक्नीशियन। ठीक है, टेक्नीशियन की जो पोस्ट है वो ITI वालों के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि टेक्नीशियन की जो पोस्ट है वो कौन कौन ट्रेड के लिए निकली हुई है, किस किस ट्रेड के लिए वो कितनी पोस्ट निकली हुई है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए टेक्नीशियन का 01। ठीक है, इसकी जो टोटल सीट निकली वो 3 सीट है, एक SC के लिए है, एक OBC के लिए और एक EWS के लिए है। मैंने आपको एज लिमिट पहले ही बता दी कि कैटेगरी वाइज आपको कितने एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी SSC या 10th स्टैंडर्ड विथ साइंस सब्जेक्ट विथ 55 मार्क्स प्लस ITI सर्टिफिकेट और नेशनल या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट। ठीक है, आपने 10th स्टैंडर्ड पास किया और 10th में आपकी साइंस भी एक सब्जेक्ट होनी चाहिए और मिनिमम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए और साथ में अपने ITI किया हो, चाहे आपने NCVT से ITI किया हो अपने या आपने SCVT से ITI किया हो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, या आपने 2 ईयर्स का फुल टाइम एक्सपीरियंस एज ए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लिया हुआ है तब भी आप उसके अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपका जो यहाँ पर कन्फ्यूजन वो क्लियर कर देता हूँ। आपने अगर 10th के बाद 2 ईयर्स का ITI किया है, अगर आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, चाहे आपने SCVT से किया हो, ठीक है, या आपने NCVT से किया हो, तब इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या आपने 10th प्लस, ठीक है, 2 ईयर्स का अप्रेंटिसशिप किया है इस ट्रेड में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है वो है टेक्नीशियन T02। इसके लिए जो एक सीट निकली हुई जनरल से सीट निकली हुई है। इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन सेम 10th अगर आपने साइंस के साथ पास किया 55% अगर आपके टोटल मार्क्स है और साथ में आपने ITI किया हुआ है वायरमैन ट्रेड से तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आपने 2 ईयर्स का अप्रेंटिसशिप किया हुआ है ITI वायरमैन ट्रेड से तब भी आप इस पोस्ट के अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी सीट है वो है टेक्नीशियन T03। इसके लिए जो टोटल सीट है वो 2 सीट निकल गई हुई जनरल से। इसके लिए भी आपकी सेम क्वालिफिकेशन है, अगर आपने 10th पास किया हुआ है 55% मार्क्स के साथ, अगर उसमें आपके एक साइंस भी एक सब्जेक्ट होनी चाहिए, प्लस आपने ITI किया हुआ हो आपने MRAC ट्रेड से यानी कि रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग मशीन मैकेनिक ट्रेड से अगर आपने ITI किया है, या आपने 2 ईयर्स का अप्रेंटिसशिप किया है इस ट्रेड से तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है वो है टेक्नीशियन T04। इसकी जो टोटल सीट निकल गई वो 3 सीट निकल गए हैं, एक सीट आपकी OBC से, एक आपकी जनरल से, ठीक है, और एक आपकी जनरल MD से है। अब यहाँ देख सकते हैं कि इसकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई वो मांगी है 10th प्लस ITI आपकी किस ट्रेड से होनी चाहिए, फीटर ट्रेड से होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने ITI 10th किया है और आपके 10th में 55% मार्क्स है और साथ में आपने ITI किया है NCVT या SCVT किसी भी बोर्ड से और आप फीटर ट्रेड से तो आप इस पोस्ट के अप्लाई कर सकते हैं, या आपने 2 ईयर्स का 10th के बाद आपने 2 ईयर्स का अप्रेंटिसशिप किया फीटर ट्रेड से तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है टेक्नीशियन T051 पोस्ट इसके लिए निकल गई हुई है जनरल से। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन मांगी है 10th प्लस आपने मशीनिस्ट ट्रेड से ITI किया हो तो आप इस पोस्ट का अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या आपने 2 ईयर्स का अप्रेंटिसशिप किया हो मशीनिस्ट ट्रेड से तो भी आप इस पोस्ट का अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है टेक्नीशियन T06। ये भी आपकी एक सीट निकल गई इसमें जनरल से। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन आपकी बाकी सारी सेम है, बस इसमें आपकी ट्रेड जो है वो वेल्डिंग ट्रेड मांगी गई। अगर आपने वेल्डिंग ट्रेड से ITI किया है या 2 ईयर्स का आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ है वेल्डिंग ट्रेड से तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी पोस्ट है टेक्नीशियन T07। एक पोस्ट निकल गई वो SC कैटेगरी वालों के लिए है। और आपने 10th प्लस ITI अपने कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कि अपने कोपा से अगर आपने ITI किया हुआ है 10th के बाद तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आपने 10th प्लस 2 ईयर्स का अप्रेंटिसशिप किया है कोपा या पासा ट्रेड से तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारी पोस्ट है टेक्नीशियन T08। ठीक है, इसकी एक पोस्ट निकल के आई हुई है। इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है ITI इन
कुकड़ी और फूड प्रोडक्शन ट्रेड। ठीक है, अगर आपने इनमें से दोनों में से किसी एक ट्रेड से अगर आपने ITI किया है या आपने 2 साल का अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो आप इस पोस्ट का अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थे आपकी टोटल पोस्ट की ITI और डिप्लोमा वाले के लिए कौन कौन सी पोस्ट निकल के अभी थी, इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन थी, मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो देख लेते हैं कि इसे कैसे अप्लाई करने हैं, इसके लिए बाकी डिटेल्स क्या है, इसकी क्या सिलेबस है, इसकी एग्जाम पैटर्न कैसे होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगी। ठीक है, द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड बाय द दिल्ली कंस्टिट्यूएंट स्क्रीनिंग कमिटी विल बी कॉल्ड फॉर स्किल ट्रेड टेस्ट। दोज हु क्वालिफाई इन स्किल टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर अ कम्पिटेटिव रिटन एग्जामिनेशन। यानी कि आपको पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आपके एक्सपीरियंस और आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपको पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट जो भी लिया जाएगा, अगर आप उसे क्वालिफाई करते हैं तभी आपको रिटन एग्जामिनेशन में बैठने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे रिटन एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके लिए क्या सिलेबस रखी गई है। अब अप्लाई कैसे करनी है वो पहले देख लेते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू और वेबसाइट। आपको इस वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करनी है। ऑनलाइन अप्लाई की लिंक जो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई लिंक जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इफ द कैंडिडेट डज नॉट हैव वैलिड ईमेल आईडी ही शुड क्रिएट न्यू वैलिड ईमेल आईडी। अगर आपके पास पहले से कोई ईमेल आईडी नहीं है तो आपको न्यू ईमेल आईडी पहले बनानी पड़ेगी। ठीक है, फिर आपको इस पर अप्लाई करनी है और अप्लाई जो आपकी होगी वो 28 अगस्त यानी कि आज से लेकर के 27 सितंबर तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। द कैंडिडेट हैज़ टू रिमीट एन एप्लीकेशन फी ऑफ रुपीज 500 थ्रू नेट बैंकिंग ओनली। ठीक है, आपको इससे अप्लाई करने के लिए 500 रुपीज़ आपको पे करनी पड़ेगी। इसकी जो फॉर्म फी हो आपको 500 रुपीज़ जो आपको नेट बैंकिंग के थ्रू ही करनी है और किसी मेथड से आप इसे पेमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेट बैंकिंग पेमेंट आपको जो करनी है आपको इस डिटेल्स यहाँ देख सकते हैं। इस डिटेल्स पे आपको ये सारी पेमेंट बैंकिंग नेट बैंकिंग के थ्रू करनी है। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWD वुमेन CSI एम्प्लॉय आर एक्सेप्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। अगर आप SC ST PWD या वुमेन या CSI के आप पहले से एम्प्लॉय हैं तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट नहीं करनी है। आपके लिए फ़ी जो है ये फ्री है। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन प्रिंट आउट डली कंपाइज्ड बाई सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट मार्कशीट। ठीक है, आप जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपको एक प्रिंट आउट मिलेगा। उस प्रिंट आउट के साथ आपको अपना सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है सर्टिफिकेट का, मार्कशीट होगी आपकी, सब एज सर्टिफिकेट होगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी, एक्सपीरियंस हो गई, कास्ट सर्टिफिकेट होगी, जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं उससे आपको सेल्फ अटेस्टेड करके उस प्रिंट आउट के साथ आपको अटैच करके उसको आपको क्या करना है, इस पोस्ट ऑफिस से आपको इसे भेजना है। उसका नाम क्या देना है आपको पोस्ट का, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस भी पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं टेक्नीशियन या टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, पोस्ट कोड आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका पोस्ट कोड आपको यहाँ लिखना है और इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। और ये आपका 12 अक्टूबर 2021 से पहले पोस्ट पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट मस्ट सबमिट अप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट अप्लाई करें तो आपको सबके लिए अलग अलग अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जब इसे सेंड करना है पोस्ट के थ्रू, आपको जो पोस्ट करनी है उसमें क्या क्या आपको देना है। प्रूफ फॉर रेमिटेंस ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, आपको आपने जो फ़ी पेमेंट की ऑनलाइन उसकी रिसिप्ट आपको मिलेगी, उसका हार्ड कॉपी या ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर आपको जो मिलेगा वो आपको लिखना है। कलर फोटोग्राफ आपको उस पर लगाना है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको लगाना है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी फोटोकॉपी आपको लगाना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, कम्युनिटी सर्टिफिकेट का। ठीक है, एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का। ठीक है, अगर आप पहले से किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में काम करें तो आपको NFC सर्टिफिकेट भी देना है। ठीक है, अगर आप डिजेबिलिटीज़ कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो सर्टिफिकेट देना है। अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट देना है। अगर आपके जो मार्क्स हैं सर्टिफिकेट पे वो CGPA या SGPA इस फॉर्म में है तो आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके वो सर्टिफिकेट भी अपलोड इनके साथ पोस्ट करना है अटैच करके। और कोई भी अगर आप अदर डॉक्यूमेंट सपोर्ट में अगर आप करना चाहते हैं एप्लीकेशन के सपोर्ट में कोई और अदर डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं तो वो भी आपको इसके साथ सेंड करनी है पोस्ट से। चलिए हम बात करते हैं कि इसकी जो सिलेबस है वो क्या है, एग्जाम पैटर्न इसकी क्या होगी। अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपके OMR बेस्ड होगी। ठीक है, आपके क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएगी। आपके स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो डिप्लोमा, अगर आप डिप्लोमा लेवल वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डिप्लोमा लेवल के आपके क्वेश्चन पूछी जाएगी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके होंगे वो 200 क्वेश्चन होंगे और टोटल टाइम आपको जो दिए जाएंगे वो 3 आवर्स के टाइम दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपके पेपर 1 जो होगी आपको उसके लिए टाइम 1 घंटे का दिया जाएगा। पेपर 1 को सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपके जो सब्जेक्ट होगी मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगी, इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे और आपके टोटल मार्क्स जो होंगे वो 100 होंगे। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट के बाद आपके पेपर 2 जो है उसके लिए आपको 30 मिनट्स यानी कि आधे घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें आपके जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज से
25-25 क्वेश्चन दोनों से पूछे जाएंगे, जो आपके 75 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के, और हर एक गलती होने पे आपके 1 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। ठीक है, आप याद रखिएगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, और बाकी सब्जेक्ट के लिए आपको नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। फिर आप अगर पार्ट 2 जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर पार्ट 3 पेपर 3 आपकी होगी। ठीक है, पेपर 3 में आपकी जो पूछी जाएगी वो होगी, आपको 90 मिनट देंगे, वो टोटल 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। कॉन्सर्न सब्जेक्ट यानी कि जिस भी ब्रांच से डिप्लोमा किया है उस ब्रांच से आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जो 300 मार्क्स से होंगे, और हर एक गलती होने पर आपके 1 नेगेटिव मार्किंग माइनस कर दी जाएगी। ये आपकी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए थी, यानी कि डिप्लोमा वालों के लिए थी। ITI वालों के लिए जो आपकी मेथड है वो देख लेते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें भी सेम आपकी होगी। ठीक है, इसमें भी आपकी जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगी OMR बेस्ड होगी। मीडियम ऑफ क्वेश्चन भी आपके जो बहुत इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगी। स्टैंडर्ड जो आपका एग्जाम का लेवल होगा वो SSC प्लस ITI या 12 के स्टैंडर्ड का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें 150 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, और टोटल टाइम आपको 2.5 घंटे की दी जाएगी। सबसे पहला पेपर आपको होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट का, जिसके लिए आपको 1 घंटे दी जाएगी, जिसमें 150 क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे, और वो 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए कि आपके जो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, इसमें भी आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी। मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। नेक्स्ट आपकी जो एग्जाम होगी वो पेपर 2 होगी, जो आधे घंटे का आपको समय दिया जाएगा जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। दोनों से आपके 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपके 75-75 नंबर के होंगे। इसमें आपके 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग रखें, यानी कि एक गलत होने पर 1 नेगेटिव मार्किंग आपकी हो जाएगी। फिर पेपर 3 जो आपकी फाइनल पेपर होगी वो आपके कॉन्सर्न सब्जेक्ट से आपके 1 घंटे के एग्जाम होगी, यानी कि आपने जिस भी ट्रेड से ITI किया है उस ट्रेड से रिलेटेड आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। ये टोटल 150 नंबर की एग्जाम आपकी होगी, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। ये 3 पेपर आपको देने के बाद उसके बाद आपकी इसके नंबर के बेस पर आपका मेरिट तैयार किया जाएगा, और फिर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो हमारे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कर दें। अगर ये अपडेट आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कर दें, और इसका अप्लाई लिंक जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इसे डायरेक्टली आज से अप्लाई कर सकते हैं।